नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो राजस्थान के नए सीएम का ऐलान कर दिया गया है। नतीजा आने के 9 दिन बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी बीजेपी को और आखिरकार सीएम का चेहरा आज साफ हो गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस आखिरकार 9 दिन बाद खत्म हो गया। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लग गई। भजनलाल शर्मा की अगर बात करें तो भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं और पहली बार ही वो विधायक बने हैं। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और राजस्थान बीजेपी के महामंत्री भी हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। राजस्थान में सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही 2 डेप्यूटी सीएम के नाम का भी ऐलान किया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि वासुदेव देवनानी विधानसभा के स्पीकर होंगे। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाला कमान की तरफ से चौंकाया गया है सीएम के चेहरे को लेकर, उसी तरह से राजस्थान से भी एकदम से चौंका दिया गया। भजनलाल शर्मा की अगर बात करें तो वो भरतपुर के रहने वाले हैं। बाहरी होने के आरोप के बावजूद भी सांगानेर से वो बड़े अंतर से जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंच रहे हैं। शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया। भजनलाल शर्मा को संघ और संगठन दोनों का करीबी भी माना जाता है। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। सिटिंग विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर प्रत्याशी उनको बनाया गया था। लंबे समय से बीजेपी और संगठन में वो काम कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 7% ओबीसी ब्राह्मण भी हैं, तो इस तरह से जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं उनमें एक राजपूत समाज से आता है तो दूसरा आपको बता दें दलित समाज से। और मध्य प्रदेश में नया सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कि लग रहा था कि आज वो दिल खोलकर बात कर रहे हैं। 18 साल तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंप दी गई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व से अपने लिए किसी बड़े पद की मांग रखेंगे? इस सवाल के जवाब पर पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाकर मांगना पसंद नहीं, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ये भी तय कर लिया है कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं
कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेतृत्व के पक्ष में बात रखी कि पार्टी ने उन्हें 18 साल तक मुख्यमंत्री बनाया है, बीजेपी ने उन्हें सब कुछ दिया, इसलिए अब पार्टी को लौटाने का वक्त आ चुका है। मध्य प्रदेश में नए सीएम के ऐलान के एक दिन बाद शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनकी लाडली बहनें पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। महिलाओं को रोता देख सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो गए। बहनों को रोता देख पूर्व सीएम भी भावुक नजर आए। तो विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो सीएम पद की रेस में कतई नहीं है और मेरा पद मामा का है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लाडली बहना योजना के बाद अब वो लखपति बहना योजना पर काम करने वाले हैं। इसके लिए वो पूरा दम लगाएंगे। वो मध्य प्रदेश से बाहर कहीं नहीं जा रहे, मध्य प्रदेश के लिए ही आगे भी वो काम करते रहेंगे। और संसद में अगर बात करें पूर्व गृह मंत्री की, और इसके अलावा बहुत सारी बयानबाजी हो रही है इस बयान को लेकर, क्योंकि फिलहाल अमित शाह की तरफ से कई सवाल उठाए गए पंडित नेहरू को लेकर, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से, इसके अलावा पूर्व गृह मंत्रियों की तरफ से और साथ ही राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी पलटवार किया है। यानी पूरी तरह से कांग्रेस जो है इस बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पर हावी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। असली मुद्दा तो जातीय जनगणना और केंद्र में ओबीसी अधिकारी वाला मामला है। पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी, लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए, सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। ठीक है, ये सब ये नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नकारा। राहुल गांधी ने कहा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जिंदगी इस देश के नाम कर दी, सालों तक जेल में रहे। अमित शाह को इतिहास नहीं पता है, वो इसे रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल संसद में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किए जाने के बाद इस पर चर्चा हुई। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार ठहराया और इस बयान के बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से अब पलटवार किया जा रहा है। तो राहुल गांधी के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अमित शाह के इस बयान पर पलटवार किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला दिया है। फैसले में शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को संविधान सम्मत बताया। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तुरंत चुनाव होने चाहिए। वहीं सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाए। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिनको इतिहास नहीं पता वो ही ऐसी बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से फैसला आया है, क्या कहेंगे सर, किस तरह से देखें? देखिए, फैसला तो ऑब्वियस था कि 370 जो है जब लगाया गया, जब भी यही था कि भाई
ये डिल्यूट हो गया था, 64 में डिल्यूट हो गया था, 64 से उस टाइम भी डिल्यूट होना शुरू किया था। 370 की कोई वो नहीं थी, नेशनल हाईवे बन रहे थे। जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का पार्ट बन चुका था, इंटीग्रल पार्ट है, कोई अलग से उनको प्रभुत्ता नहीं थी, तो ये तो कोई वो नहीं था। और जो अब लेकिन तुरंत चुनाव कराने चाहिए उसके, ये सवाल इस बात का है जिस प्रकार से यूटी बनाई और वो लद्दाख अलग किया है उससे, वो सवाल है। सवाल 370 का नहीं है, और चुनाव तुरंत कराएं। तो जिस तरह वहाँ की असेंबली को रिस्टोर करें, असेंबली है, लोगों का अधिकार है, प्रजातंत्र है। पर अमित शाह जी ने जिस तरह से टारगेट किया है नेहरू जी को कल, उसको किस तरह, उनको जिनको इतिहास नहीं पता वो कुछ भी कहते रहे। मैं बता रहा हूँ 64 में ही डिलीट हो गया था नेहरू। आप पढ़ो उनके डॉक्टर कर्ण सिंह का पढ़ो और पढ़ो, जो असलियत जानते हो उन सबको पता है। जिनको असलियत नहीं पता वो जो आजादी की लड़ाई में लड़े उनको पता है उस टाइम क्या परिस्थिति थी और सरदार पटेल ने क्यों ये फैसला लिया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि कितने भी बड़े आदमी से गलत फैसला हो सकता है, लेकिन अब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे कि फैसला गलत है तो देश हित में वापस ले लेना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अभी भी इस फैसले के साथ चिपक के रहना चाहते हो तो देश की जनता देख रही है और 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा। अमित शाह के इसी बयान को लेकर कांग्रेस अब पलटवार कर रही है। तो सदन में जो संशोधन विधेयक पेश किए जा रहे थे उन पर चर्चा हो रही थी, उन्हें लेकर अमित शाह ने ये तमाम बातें कही और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी कई सवाल उठाए। इसके अलावा आपको बता दें कि एक दिन पहले की अगर बात करें तब भी अमित शाह ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि पीओके की अगर बात करें तो वो हमारा है, इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। यानी बड़े ही सख्त तेवर में अमित शाह वहां पर नजर आए। लेकिन अब कांग्रेस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जैसे ही अमित शाह ने सवाल उठाए हैं उसके बाद लगातार निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी पर। तो आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसे लेकर देश में ही बयानबाजी नहीं हो रही, पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने कई सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान अभी तक 5 अगस्त 2019 को भारत के आर्टिकल 370 को हटाने से जुड़े फैसले से उबर भी नहीं सका था कि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को सही करार दिया गया है। पाकिस्तान के वर्तमान कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत के फैसले को नहीं मानता है। एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ओवर 7 decades. The final disposition of Jammu and Kashmir is to be made in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and in accordance with the aspirations of the Kashmiri people. India has no right to make unilateral decisions on the status of this disputed territory against the will of the Kashmiri people and Pakistan. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस पर पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई देश अब भारत के दुष्ट व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। भारत ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के घरेलू अदालत के फैसले का इस्तेमाल करके शर्मनाक काम किया है। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को खत्म करने के लिए गलत फैसले कर रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को खास तौर पर नजरअंदाज करने का काम कर रहा है। हिना रब्बानी ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहती हूं कि भारत ने जम्मू कश्मीर के फैसले को
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया था। इस पर उन्होंने ज्ञान देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा, कोई भी घरेलू कार्रवाई जो पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के भविष्य के बारे में की गई हो, वो मान्य नहीं होता है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वो इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय तौर पर उठाएंगे, संयुक्त राष्ट्र से भी बात करेंगे, इस्लामिक देशों के संगठन की अगर बात की जाए जिसको ओआईसी कहते हैं, वहां तक भी लेकर जाएंगे। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है पाकिस्तान से ज्यादा भारत को चीन से खतरा बढ़ने की अगर बात करें, वो उम्मीद जताई जा रही है। चीन भी अब थोड़ा सा डरा हुआ नजर आ रहा है। चीन ने भारत के 370 को हटाने के फैसले के बाद लद्दाख के गलवान में खूनी हमला करवाया था। इस हमले में भारत और चीन दोनों के ही सैनिक मारे गए थे। आपको बता दें कि भारत के जो सैनिक शहीद हुए वो बहुत बाद में चीन की तरफ से बयान जारी करके किया बताया गया था कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। फिलहाल चीन की अगर बात करें तो उसने दावा किया है कि लद्दाख उसका इलाका है, जबकि खुद उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है जो भारतीय इलाका है। अब 370 और पीओ को लेकर जिस तरह से अमित शाह ने कहा, उसके बाद अब चीन भी थोड़ा सा घबराया हुआ नजर आ रहा है। और अंबाला की सेंट्रल जेल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, या यूं कहें कि लापरवाही की हद कर दी गई। किसी और कैदी को जमानत मिली थी कोर्ट की तरफ से, लेकिन सेंट्रल जेल के प्रबंधन की तरफ से किसी और को रिहा कर दिया गया। अब इस मामले पर आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज और जेल मंत्री रणजीत चौटाला की तरफ से संज्ञान लिया गया है। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई। इस बार जेल अधिकारियों ने जमानत किसी अन्य कैदी की हुई और छोड़ किसी और अन्य कैदी को दिया। इतना ही नहीं, अपने को फजीहत से बचाने के लिए अंबाला सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने जमानत हुए व्यक्ति पर कई धाराओं में मामला दर्ज करके अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की है। जमानत के बाद जेल अधिकारियों की तरफ से उसे रिहा न किए जाने से हताश परिजन बलाना निवासी राम कुमार अपने फरियाद लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने जेल अधिकारियों की इस बड़ी लापरवाही का खुलासा किया। गृह मंत्री जी के पास सेंट्रल जेल की लापरवाही के कारण आया था जी। इन्होंने हमने अपने लड़के की जमानत कराई थी जी 4 तारीख को। इन्होंने हमारा लड़का तो छोटा नहीं, उसकी जगह दूसरे लड़के को छोड़ दिया जी। तरसेम के परिजनों की गुहार सुनकर एक बार फिर गृह मंत्री अनिल विज भी हैरान रह गए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक जेल को फोन करके घटना की जानकारी देते हुए जेल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही से बताया, और विज ने अंबाला सेंट्रल जेल के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पुलिस महानिदेशक जेल को आदेश भी दे दिए हैं। नहीं, बड़ा अजीब मामला है। उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे बच्चे का छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और वो जेल में चला गया था और उसकी हमने कोर्ट से जमानत करा ली, लेकिन जब हम छुड़वाने गए उसको जेल से तो उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया और कहते हैं गलती से छोड़ दिया। मैंने डीजीपी प्रिजन से बात की है कि ये बड़ा संगीन मामला है। ऐसे तो किसी भी जो बड़ा क्रिमिनल है उसको छुड़ाया जा सकता है इस प्रकार से तो। और जब आप अंदर करते हो, 10 उंगलियों के निशान लेते हो, बॉडी के साइन देखते हो, तो ऐसे एक की जगह दूसरा गलती से कैसे छूट गया? एक व्यक्ति की जगह दूसरे को छोड़ना ये गंभीर मामला लगता है और इसकी मैंने जांच के लिए लिखा। एक आदमी को बेल मिली थी और कहीं नीचे या तो कर्मचारियों की गलती से हुआ है या जानबूझ के किसी ने करा, उसी कोई दूसरे आदमी को निकल गया। जैसे इस खबर मिली तो तुरंत हमने पुलिस रिपोर्ट कर दी। हमारे डीजीपी इमीडिएट मौके पे चले गए। अब मुझे पूरी डिटेल आने के बाद मैं बताऊंगा। ये पहला मामला नहीं है जब अंबाला जेल से इस तरह का मामला सामने आया हो। अंबाला जेल अक्सर कभी कैदियों के झगड़े को लेकर तो कभी नशा या फिर मोबाइल मिलने को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। तो 4 दिसंबर को जेल गए कैदी तरसेम लाल के परिवार को उस समय बहुत ज्यादा हैरानी हुई जब उनके परिवार के व्यक्ति तरसेम लाल के नाम की जगह जेल प्रशासन ने किसी अन्य नाम के कैदी को छोड़ दिया। अंबाला सेंट्रल जेल से राम कुमार अपने बेटे
की रिहाई की सूचना के बाद उसके घर ना पहुंचने को लेकर परेशान थे और एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था। इसके बावजूद भी जेल अधिकारियों की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। इसके बाद परेशान होकर परिजन सीधे गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचे। अनिल विज भी इस मामले को सुनकर एकदम से हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत ही जेल के डीजीपी को फोन कर दिया। और अंबाला में एक भाई ने अपनी ही बहन की निर्ममता से हत्या कर दी। चाकुओं से कई बार उसे गोदा। वजह क्या रही, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अंबाला में भाई बहन का रिश्ता उस वक्त तार-तार हो गया जब एक भाई ने अपनी सगी बहन पर चाकू से लगभग 30 वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मौके से फरार आरोपी भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बहन के ससुरालियों से बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मदद मांगी। वहीं अंबाला छावनी के नाम चिन्ह लोगों का जिक्र किया तो उसकी बहन को फोन करते थे। इसके बाद आरोपी सरेंडर करने के लिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के निवास के नजदीक पहुंचा ही था। वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। वहीं पुलिस के सामने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपी ने बताया कि उसकी बहन के ससुराल वालों ने उनको तंग कर दिया था, जिसके कारण वो हताश थे, जिस कारण उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने अपनी बहन के ससुराल वालों से बदला लेने की बात कही। बजी मार दिया, वजह थी लड़के वालों ने इतना तंग कर दिया था। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी बहन को मुसलमानों के पास छोड़ा था। हम लिया बदला लेंगे जी, हमारी बहन मरी है, कोई बात नहीं। ये आरोपी है, इसने रात अपनी बहन का मर्डर किया। बाय नेम इसके खिलाफ 302 की FIR दर्ज है। हमें सूचना मिली थी कि जो इस हत्या का वांछित अभियुक्त है वो साइड में घूम रहा है, तो हमने इसको वहाँ से हिरासत में लिया। देखिए, 1-2 कारण इसने बताए हैं, उन कारणों पर हम जांच करेंगे। प्रारंभिक जो पूछताछ है, प्रारंभिक से ये उस ग्रुप का नाम अपने आप को सोशल मीडिया पे चमकाने की नीयत से ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि ये कोई इतने बड़े अपराधी गैंग से जुड़ा हुआ हो। मामले देर रात से ही बहन की हत्या के आरोपी की तलाश में भटक रही पुलिस को उस वक्त राहत की सांस मिली जब आरोपी को उन्होंने गृह मंत्री के निवास के पास से हिरासत में लिया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो कुछ लोगों के नाम ले रहा है। इस मामले में अभी गहनता से जांच की जाएगी। अब इस पूरे केस में हैरानी की बात यह है कि खुद की बहन की हत्या करने के बाद आरोपी भाई के चेहरे पर पछतावे की एक सेकंड तक नजर नहीं आई। सोचिए, समाज में किस तरह से इंसानियत खत्म होती नजर आ रही है। खून के रिश्तों को भी आवेश में आकर बहाने से कोई सोच नहीं रहा है। ऐसे में जरूरत है तो ऐसे किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने परिवार का भविष्य खराब कर रहे हैं, रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं। तो जब भी आपको क्रोध आए तो धैर्य बनाए रखें। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाईटेक होती जा रही है और खासतौर पर गाड़ियों की अगर देखें तो वो और ज्यादा हाईटेक हो रही हैं। उनको सुरक्षित रखने के लिए हाईटेक तरीके से उनको लॉक किया जाता है, लेकिन अब समय के साथ साथ चोर भी हाईटेक होते जा रहे हैं। किस तरह से चोरों ने हाईटेक तरीके से एक चोरी की गाड़ी की अगर बात की जाए तो उस गाड़ी को पहले चुराया और फिर तुरंत ही वहां से गायब हो गए। अब तक उनका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। कार कंपनियां लग्जरी गाड़ियों में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चोर भी अब हाईटेक हो गए हैं और महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। की प्रोग्रामिंग डिवाइस के जरिए चोर कुछ मिनटों में महंगी से महंगी गाड़ी चुरा लेते हैं। बहादुरगढ़ में भी एक ऐसी ही वारदात हुई है। यहाँ गाड़ी में सवार होकर आए चोरों ने घर के बाहर खड़ी क्रेटा गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। महज 12 मिनट के अंदर ही चोरों ने गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक किया और ले उड़े। मैंने शाम को 5 बजे गाड़ी खड़ी थी और जो कैमरे में आ रहे हैं 3 बजे आके उन्होंने पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा, पहले आके ट्रैकिंग करके गए, फिर दोबारा आए 5 मिनट के बाद, फिर आके गाड़ी का शीशा तोड़ा। उसके बाद उन्होंने डिवाइस लगाया, उसमें 12 मिनट में उन्होंने सारी गाड़ी ट्रैक करके
और तब लेकर गए कि यह सेल्टोस थी, साथ में ब्लैक कलर की एक ही लड़का बार बार दिखाई दे रहा है, 2 गाड़ी के अंदर बैठी दिखाई दे रही है। काले रंग की गाड़ी थी जो कि किया टाइप थी, उसमें एक आदमी बैठा था, एक आदमी नीचे उतर के गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो अपने लैपटॉप से पहले तो शीशा तोड़ता है, उसके बाद उसको हैक करके गाड़ी को 15 मिनट के बाद चोरी करके ले जाते हैं। तो उसके तफ्तीश कर रहे हैं। इसके अंदर सेक्टर 6, 7 ओमैक्स और सेक्टर 2 में ये समस्या है जिससे हमें काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। लोग प्रत्येक घर के बाद महंगी गाड़ियों को बिल्कुल बिना चौकीदार के, बिना किसी उसके खड़ी कर देते हैं। जो लगातार पुलिस की हमारी गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ लगातार गश्त पर रहती हैं। काबू 3-4 महीने के बाद ये पहली गाड़ी चोरी हुई है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर सेक्टर 6 थाना पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, मगर पुलिस हाईटेक तरीके से गाड़ी चुराने वाले शातिर चोरों तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस के हाथ इस मामले में फिलहाल खाली है। तो ये पूरी घटना बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 की है और 9 दिसंबर का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। रात को उन्होंने, जो मालिक था गाड़ी का, उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया घर के बाहर ही। रात को करीब 3 बजे एक गाड़ी से, आपको बता दें, कुछ लोग आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिर एकदम से गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, फिर टैब निकालते हैं और उस टैब को कनेक्ट करते हैं डिवाइस से। 2 मिनट में गाड़ी का ताला खुल जाता है और उसे लेकर ये फरार हो जाते हैं। तो ये वो दिन भर की खबरें रहीं जो कि सुर्खियों में बनी रहीं। इनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।